चल रहा है। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं। सीधे आपके पास आना चाहता हूं गर्ग साहब। और देखिए, बहुत कुछ बदलता हुआ, बहुत परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी के सामने मुसीबतों का पहाड़। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो बनने जा रहे हैं तीसरी बार, यह अभी तक दिखाई दे रहा है आज की तारीख में। लेकिन आज सुबह से देख रहा हूं तमाम चैनलों पे, तमाम जगहों से जो खबरें आ रही हैं, और एक भी बैठक लेकिन अभी तक अमित शाह के घर पे नहीं हुई। आज तक इससे पहले ये खबरें आती थी कि अमित शाह के घर पे बैठक हो रही है, लेकिन बैठकें जो हो रही हैं वो हो रही हैं जेपी नड्डा के घर पे। होनी भी ऐसे ही चाहिए जो अब हो रही हैं। मतलब समय बदल गया है, ये दिखाई देता है। दूसरी तरफ आप देखिए, बिहार में और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों की कहानी आप सुन रहे हैं लगातार। जरा यहां से आपसे एक तस्वीर देखना चाहता हूं, एक लाइन खींचने की कोशिश कीजिए गर्ग साहब, आगे की क्या कुछ गतिविधियां हो सकती हैं। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, एक लंबा अनुभव आपका है जेपी आंदोलन से लेकर अभी तक के बहुत सारे आंदोलनों और पॉलिटिकल चेंजेस को आपने देखा है। क्या कुछ दिखाई देता है? कांग्रेस पार्टी बहुत ही चतुराई और अगर कहें तो बुद्धिमत्ता के साथ आगे अपना काम कर रही है, वो भी दिखाई दे रहा है। कैसे आप देखते हैं? देखिए, दो चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं। एक तो है कि नरेंद्र मोदी, दूसरी है कांग्रेस। नरेंद्र मोदी सत्ता में बने रहने के लिए सब कुछ करेंगे, और अमित शाह सत्ता के एक समानांतर पैरेलल सेंटर बन गए थे। वो सेंटर बीजेपी में चल गया, वो एनडीए में नहीं चलेगा, क्योंकि जितने एनडीए के घटक हैं, विपक्ष की हुकूमतें हैं, वो ज़्यादातर अमित शाह से पीड़ित रही हैं, और अमित शाह के प्रति एक जनरल नाराज़गी इस देश में रही है। आपने देखा कि केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि ये मोदी जी इनको अगले साल प्रधानमंत्री बना देंगे। तो अमित शाह के घर पे बैठक नहीं होना, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि जो पावर सेंटर है एनडीए के, वो अब चेंज होने वाले हैं। ये तो एक बड़ा मुद्दा है। मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी सत्ता को बचाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए कई चीजें कर सकते हैं, मतलब करेंगे भी, क्योंकि उनके लिए देखिए, फर्क यह है कि राहुल को सत्ता नहीं चाहिए और मोदी जी सत्ता के बिना जिंदा नहीं रह सकते, मतलब राजनीतिक रूप से। दोनों में बड़ा फर्क है, और इसलिए आप देख रहे हैं कि आज भी सीडब्ल्यूसी में राहुल से रिक्वेस्ट की गई कि वो प्रतिपक्ष के नेता बने। राहुल को सत्ता भी नहीं चाहिए, राहुल को कुछ भी नहीं चाहिए, और प्रधानमंत्री को सब कुछ चाहिए, मोदी को सब कुछ चाहिए। तो मोदी जी सब कुछ करेंगे सत्ता में बने रहने के लिए। और मैं अभी दो चीजें कह रहा हूं कि एक तो इंडिया गठबंधन को कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको अपने बोझ तले गिरने का मौका देना चाहिए। मतलब ये अपने आप गिरेंगे और उसका जनता में अलग मैसेज जाएगा, और अगर इंडिया गठबंधन इनको निकालने की या गिराने की कोशिश करेगा तो उसका अलग मैसेज जाएगा। ये थोड़ा सा फर्क हमको बताना पड़ेगा। एक जो फैक्ट है जिसको हमको समझना पड़ेगा कि बीजेपी के वोट शेयर में बहुत ज्यादा कमी नहीं हुई है, 1% से भी कम की कमी हुई है वोट शेयर में। बीजेपी का वोट शेयर तमिलनाडु में बढ़ा है, केरल में एक सीट उन्होंने इतने सालों में ले ली है, जिसका कि जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया जी। कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत होते हुए इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ जितना होना था, तेलंगाना में भी नहीं हुआ। आपने देखा कि उड़ीसा में एक राज्य को बीजेपी ने प्राप्त कर लिया जी। आंध्र में बहुत बड़ा डेंट कर लिया। कांग्रेस का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, इन तमाम जगहों पर बहुत, गुजरात, कई जगह नुकसान हुआ है। मैं इसलिए ये चीजें कह रहा हूं कि हम लोगों को एक रियल पिक्चर में भी रहना चाहिए और अपने बिल्कुल। दर्शकों को भी रखना पड़ेगा कि आगे की जो लड़ाई है वो बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जितनी मेहनत अब इंडिया गठबंधन करेगा उससे ज्यादा मोदी जी और बीजेपी करने वाली है, क्योंकि मोदी जी ने अपने काम करने के तरीके में पहले दिन से चेंज कर दिया है। आडवाणी के घर जाना, मुरली मनोहर के घर जाना, संविधान को माथे पर लगाना, आपने उनके भाषण में सुना होगा कि पूरे समय एनडीए की बात करते रहे, बीजेपी की बात नहीं की उन्होंने। तो इसलिए अभी जो मैं पॉलिटिकल सीन देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि ये जो लड़ाई है एक अलग किस्म से प्रवेश करने वाली है पॉलिटिकली, और आप पाएंगे कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में इस साल चुनाव है जी। महत्वपूर्ण चुनाव है। इसकी विशेषता यह है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र में और हरियाणा में हुआ है, जितना नुकसान हुआ है, और अगले साल बिहार में चुनाव है। तो अगर बिहार में तेजस्वी नीतीश कुमार की बाजी को पलट देते हैं बिहार में, तो आप पाएंगे कि केंद्र की सरकार अपने आप कमजोर हो जाएगी और उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो मैं ये देख रहा हूं कि आने वाले जो 5-6 महीने हैं, उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है कांग्रेस ने जी। ये बताता है कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को, जो एक फैक्ट है वो आप देखिए कि अगर मायावती ने 16 जगहों पर उनके उम्मीदवार नहीं होते तो जो हार का जो रीजन है, मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को जो जितने मतों से हार हुई है उससे ज्यादा मत बीएसपी के उम्मीदवारों को मिले हैं वहां, हालांकि जीती तो बीजेपी है। तो उत्तर प्रदेश में अगर पॉलिटिकली माहौल, आप ये मान सकते हैं, और रविकांत जी और ज्यादा उस पर प्रकाश डाल सकते हैं, चंद्रशेखर की जो नगीना से जीत है बड़ी सिग्निफिकेंट है दलित वोटों के पोलराइजेशन के लिहाज से। तो ये जो उत्तर प्रदेश है आने वाले दिनों में वो देश की राजनीति का नया केंद्र बनने वाला है जी। और हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, मुझे तो बिल्कुल नहीं है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पूरा नेतृत्व प्रियंका गांधी के हाथों में हो। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के सारे जो समीकरण हैं, जो सारी चीजें हैं, देश की जो राजनीति है, और संसद में आप पाएंगे कि बहुत जबरदस्त तरीके से चीजें बदलने वाली हैं। मतलब ये जो एनडीए की बैठक इन्होंने की पूरी वो पुरानी संसद में की, प्रधानमंत्री ने, उन्होंने नई संसद में नहीं की। ये काफी नोट किया जाना चाहिए कि उन्होंने, तो अब ये भी देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री, उनको लग गया है कि पुरानी संसद में लौटना ज्यादा उनके ग्रहों के हिसाब से ज्यादा योग्य होगा कि नई संसद में वो जाना चाहेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं राजीव जी, अपन अभी और बात करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे और